देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की सियासत के बदले समीकरणों की। धामी सरकार में कल तक परिवहन मंत्रालय संभाल रहे यशपाल आर्य अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में सत्ता के समीकरण बदल गए हैं। अब धामी सरकार की अगर आप बात करें तो आज कैबिनेट मीटिंग में महज 10 मंत्री ही रहेंगे। यशपाल आर्य कांग्रेस के तीसरे चरण की होने वाली परिवर्तन यात्रा में नजर आएंगे। तीसरे चरण की परिवर्तन यात्रा कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में होगी, जिसकी कांग्रेस तैयारी कर रही है। यशपाल आर्य कांग्रेस में वापस आ चुके हैं। 40 साल का लंबा राजनीतिक सफर, प्रदेश अध्यक्ष रहे, बड़ी जिम्मेदारियां संभाली, बड़ा वोट बैंक प्रदेश में माना जाता है कि 18 से 19% दलित वोटर्स हैं। और इस बार की पॉलिटिक्स, इलेक्शंस और अब चर्चा हाल फिलहाल के 6 महीने की घटनाक्रम देखें तो सबसे ज्यादा दलित चर्चा में है। सीएम धामी आज शहीद सैनिक विपिन सिंह के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। सीएम धामी पौड़ी के धारकोट पहुंचेंगे, जहां पर वो शहीद जवान के परिजनों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि शहीद जवान विपिन सिंह गुसाई का पार्थिव शरीर आज ही उनके पैतृक गांव धारकोट पहुंचेगा, जहां पर उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और सीएम धामी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत शहीद जवान को श्रद्धांजलि देंगे। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस ने जीत का दावा करना शुरू कर दिया। जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि जनता राज्य में परिवर्तन चाहती है, तो परिवर्तन यात्राओं और अन्य जनसभाओं में साफ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। जनता दोबारा विकास के लिए भाजपा पर ही विश्वास जता रही है। बिल्कुल, आप देखिए, आने वाले दिनों में देखिएगा, यहाँ की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पुनः सेवा का अवसर देने का मन बना लिया है, क्योंकि काम तो देखिए एक से बढ़कर एक काम कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार भी है और परिवर्तन यात्रा से लेकर के तमाम दूसरी बैठकों को लेकर के बूथ स्तर के बैठकें लेकर के कांग्रेस बड़ी जोर शोर से जो है 2022 में सत्ता के आने के लिए काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं। रुड़की की भगवानपुर विधानसभा सीट पर देवर भाभी का रोमांचक मुकाबला 2017 में हुआ था। अब फिर से एक बार दोनों दावेदारी ठोक रहे हैं। रिपोर्ट। – 2022 का चुनावी मैदान सज गया है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम छोटे बड़े दल मैदान में उतर चुके हैं। सत्ता हासिल करने में रुड़की की भगवानपुर सीट का भी अहम योगदान रहता है। इस सीट पर अधिकांश समय बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस काबिज रही है। 7 फरवरी 2015 को तत्कालीन कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश के अचानक निधन के बाद यहां उपचुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने सुरेंद्र राकेश की पत्नी ममता राकेश को मैदान में उतारा और जीत भी हासिल की। लेकिन राकेश परिवार को ये रास नहीं आया और ममता के देवर सुबोध राकेश बीजेपी में शामिल हो गए। भगवानपुर तो पिछले लगभग 15 साल से चला आ रहा है, इससे अच्छा काम नहीं करा किसी ने भी। सुरेंद्र राकेश जी के परिवार से सब कुछ ठीक ठाक इन्हीं से चला रहा, इनके अलावा कोई और नहीं हुआ है। यहाँ यही होते हैं, यहाँ भगवानपुर के अंदर इसी परिवार से। राजनीति में ना तो कोई पारिवारिक सिस्टम होता है, ना कोई अन्य व्यवस्था होती है। राजनीति की व्यवस्था जो होती है वही हम लोग कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र की सम्मानित विधायक जो हैं विकास के नाम पर पूरी तरह फैल हो गई हैं। ये सुबोध राकेश नहीं कह रहा है, ये इस क्षेत्र की जनता कह रही है। ये धरातल पर किए गए उनके व्यवस्थाएं जो सबके सामने है वो दिखाई दे रही हैं, वो बोल रही हैं, और ये क्षेत्र का सर समाज बोल रहा है कि अब की बार यहाँ पर परिवर्तन होगा। 2017 के चुनाव में बीजेपी की तरफ से सुबोध राकेश और कांग्रेस की तरफ से ममता राकेश आमने सामने थे, जिसमें जीत ममता को मिली। अब एक बार फिर ममता राकेश को अपनी जीत पर भरोसा है। पार्टी ने और भगवानपुर की सम्मानित जनता ने ये साबित कर दिया कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का उत्तराधिकारी उनका कौन है, और उन्होंने देख भी लिया कि बड़ी बखूबी से स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हें अपना आदर्श मानते हुए हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके जनता की सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है भगवानपुर की सम्मानित और जागरूक जनता, समझदार जनता इसी तरह से मुझे 2022 में भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी, जिस तरह 2017 में उन्होंने दिया था। अब ये समय तय करेगा कि चुनावी जीत का सेहरा किसके सर बनता है। फिलहाल तो भगवानपुर में राकेश परिवार सत्ता के सफर पर निकल पड़ा है। मनोज जुयाल, न्यूज़ 18 रुड़की।
बीजेपी भले ही पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी को राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह देकर उन्हें सम्मान देने की बात कह रही हो, लेकिन उनके बेटे और कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। कहा, ऐसे व्यक्ति की विचारधारा और कार्यों को सम्मान देना चाहिए, पद देकर सम्मान देने का कोई मतलब नहीं होता। स्थिति ऐसी है कि मतलब मुझे मेरी जानकारी में लाखों नालियां बिक गई हैं बाहर वालों के। तो अगर आप सम्मान करें, लोकायुक्त का उन्होंने जो प्रयास शुरू किया था, सम्मान करिए तो आदमी की जो विचारधारा है, आदमी जो काम किया उसको सम्मान करिए। ऐसे बनाने से बैठाने से पद देने से मैं नहीं मानता कि कोई सम्मान है। टिहरी में पूर्व विधायक दिनेश धनई और वर्तमान विधायक धन सिंह नेगी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। दिनेश धनई का आरोप है कि अनियमितताओं को लेकर कई बार जांच की बात हुई। ये सिर्फ अधिकारियों को डराने धमकाने की कोशिश होती है। विधायक धन सिंह नेगी कह रहे हैं अनियमितताओं की जांच की गई है, मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। नहीं, उन्होंने तो सड़कों की जांच ही बिठाई। रात को जब वो सुबह शाम को कहते हैं कि मैं इस सड़क की जांच बिठाऊंगा, तो इंजीनियर उनके घर पहुंच जाते सुबह। जांच वो रात को होती थी और सुबह जब कुछ मिल जाता था उस जांच में जो इंजीनियर अधिकारी देते थे, तो उसके बाद वो जांच समाप्त हो जाती थी। सरकार ने जो है भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना से बनाए गए थे लगभग 84 करोड़ की धनराशि भारत सरकार ने दी थी और उसमें फ्लोटिंग गट बनाकर झील के ऊपर छोड़ दिए थे, होटल बनाकर छोड़ दिया था। होटल का डिजाइन आप देख रहे हैं। हमने उसे BBB मोड में देकर जो है सरकार को राजस्व देने का काम किया है। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी से कांग्रेस खासी उत्साहित है। ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता महेंद्र राणा ने इसे पार्टी के लिए शुभ संकेत बताया। ब्लॉक प्रमुख वारीखाल महेंद्र राणा का कहना है कि बीजेपी में भगदड़ मची हुई है और कई नेता कांग्रेस में आना चाहते हैं। स्वागत कर रहा हूं। देहरादून में सड़क पार करते हुए गुलदार ऑटो से टकरा गया। हादसे में गुलदार की मौत हो गई है। ऑटो में सवार एक सवारी की भी मौत हो गई और ऑटो चालक समेत 2 अन्य सवारी भी जख्मी हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसा रायवाला के खांड गांव का बताया जा रहा है। इधर ऋषिकेश में देर रात IGPL इलाके में एक कार और सांभर की टक्कर हो गई। हादसे में सांभर की मौत हो गई है, जबकि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां चोपता इलाके में सड़क पर दिन दहाड़े गुलदार दिखने से लोग दहशत में हैं। वीडियो रुद्रप्रयाग के दुर्गाधार के मक्का पानी रोड का बताया जा रहा है। दिन दहाड़े गुलदार सड़क पर चहलकदमी करता दिखा। इस दौरान एक राहगीर ने गुलदार का वीडियो भी बनाया। नैनीताल में प्रशासन की लापरवाही से पर्यटकों की जान जोखिम में है। यहां पर प्रसिद्ध नैनी झील में पर्यटक बिना लाइफ जैकेट के ही बोटिंग कर रहे हैं। नाव संचालक भी कोविड नियमों को खुलेआम तोड़ रहा है और पर्यटक मछलियों को चारा भी खिला रहे हैं। ऐसा करने पर 500 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है। पालिका अधिकारी जो हैं वो नियमों का पालन कराने का भरोसा जरूर दे रहे हैं। जैकेट का जो है इनको जो है जो हमारी नाव की यूनियन है, इनको समय समय पर निर्देश दिए, राइटिंग में दिए गए, मौखिक भी निर्देश दिए गए कि बिना जैकेट के जो है अपना जो है किसी का जो है टूरिस्ट वगैरह का जो है न करें। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर करोड़ों रुपए के CSR फंड से हुए विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत पर डीएम ने जांच बैठा दी है। सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार ने डीएम के आदेशों पर निर्माण कार्यों की जांच शुरू कर दी है। जांच में कई अनियमितताएं सामने आ सकती हैं। कुंभ मेले के दौरान हर की पैड़ी के सौंदर्यीकरण और यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाए जाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के CSR फंड से 34 करोड़ के काम स्वीकृत हुए थे। सामाजिक कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर शिकायत की थी और करोड़ों रुपए के फंड की बंदरबांट का आरोप लगाया था। शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था और इसमें सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जांच कमेटी बना दी गई है और यथाशीघ्र उसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी, आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। हरिद्वार में हर की पैड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर मूर्ति विसर्जन करने वाले लोगों पर प्रशासन अब सख्त हो गया है। गणेश चतुर्थी और नवदुर्गा जैसे त्योहारों के बाद लोग गंगा घाटों पर मूर्ति विसर्जन करने के लिए पहुंचते हैं, जिसे रोकने के लिए NGT की ओर से भी आदेश जारी किए गए हैं। हरिद्वार जिला प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन के लिए 3 स्थान चिन्हित किए हैं। इन जगहों पर कुंड बनाकर मूर्ति विसर्जन किया जा सकता है। इसके अलावा कहीं भी मूर्ति विसर्जन करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। मां के कालरात्रि रूप की पूजा हो रही है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। कहा जाता है कि मां कालरात्रि की पूजा करने से काल का नाश होता है। मां के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भयमुक्त रहता है। उसे अग्नि, जल, शत्रु आदि किसी का भी भय नहीं होता। मां कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। नवरात्र में पौड़ी की मां धारी देवी शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। इस शक्तिपीठ का श्रद्धालुओं में विशेष महत्व है। देखिए मां धारी देवी शक्तिपीठ बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित मां आद्य शक्ति के मुख्य दर्शन होते हैं। महाकाली के रूप में विराजमान मां धारी का चमत्कार ही माना जाता है कि भयानक बाढ़ में भी मां धारी की प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि लोगों का मानना है कि 2013 की आपदा मां धारी की प्रतिमा को मूल स्थान से हटाने का परिणाम थी। ये जो हमारे देवी की जो मूर्तियां हैं, प्राचीन मूर्तियां, वो द्वापर काल से इस स्थान पर विराजमान थी। मूल रूप से यह दक्षिण काली है और दक्षिणी काली के हिसाब से ही मां की पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। श्रद्धालुओं में मां धारी के प्रति अगाध श्रद्धा है और हर साल दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ मां के दर्शन और मन्नत मांगने आते हैं। मैं कई बार आ चुका हूँ और काफ़ी चीज़ें मैंने मांगी है माता से, माँ ने पूरा करा है। कुछ मेरा विश्वास है, कुछ श्रद्धा है, माँ की शक्ति है जो हमें खींच के लाती है। धारी माँ का आशीर्वाद है, वो पूरा होता है, इसलिए लोग आते हैं यहाँ पे। और देवी माँ का आशीर्वाद है तो आते हैं यहाँ पे। यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें, मतलब माँ से अपनी मन्नतें मांगते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करवाने के लिए माँ के पास आते हैं। नवरात्रि में मां धारी देवी के दर्शनों का विशेष महत्व माना जाता है और जो एक बार आता है वो बार बार यहाँ आना चाहता है। सुधीर भट्ट, न्यूज़ 18, पौड़ी गढ़वाल। उधर शारदीय नवरात्र में ऋषिकेश की मां भद्रकाली के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। टिहरी जिले की सीमा पर ये मंदिर मौजूद है। चारधाम यात्रा से लेकर पहाड़ों पर प्रवेश करने वाले लोग मां भद्रकाली के दर्शन करके ही आगे बढ़ते हैं। नवरात्र में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ से जाता हूँ तो मैं माता श्री के चरणों में प्रणाम करके ही जाता हूँ और मेरी यात्रा हमेशा मंगलमय रही है। मैंने ऐसा कई बार महसूस किया है। मेरी बड़ी आस्था है, मेरी नहीं, मेरी पूरे परिवार की आस्था है। इधर चंपावत के देवीधुरा में मां बाराही के मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नवरात्र में दूर दूर से भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पर पूरे नवरात्र के दौरान अखंड ज्योति जलती है। मां की पूजा आराधना करते हैं। उधर रामनगर में वन गांवों के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर सोमवार को फिर सड़कों पर उतरे। ग्रामीणों का आरोप है कि राज्य बनने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि उनके हालात बदलेंगे, लेकिन उनकी सुध किसी भी पार्टी ने नहीं ली। रामनगर के आसपास 24 वन गांव हैं जिन्हें अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। ऐसे में उनकी मांग है कि इन गाँवों को राजस्व गाँव का दर्जा दिया जाए और उन्हें अन्य गाँवों की तरह ही मूलभूत सुविधाएं दी जाए, जिससे वो भी 21वीं सदी में जी सकें। काफ़ी लंबे समय से इन गाँवों को राजस्व गाँव का दर्जा देने तथा इनको मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकारों से हमारी मांग रही है। हम हमेशा आंदोलन करते हुए आ रहे हैं जब से उत्तराखंड राज्य बना है। देश की 6 बेटियों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। उत्तराखंड और महाराष्ट्र की इन बेटियों ने आदि कैलाश पर्वत के पास छिपिडांग की चोटी पर तिरंगा फहराया है। ऐसा करने वाला ये देश का पहला दल है। 9 सितंबर को 12 बेटियों के इस दल को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ कर इस मिशन को फतेह करने के लिए भेजा था। अब ये दल छिपिडांग पहाड़ को फतेह कर नैनीताल लौटा है। नैनीताल में फ्लैग इन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 9 बेटियों को पुरस्कार दिए गए। ठीक है, थैंक यू। रॉक क्लाइंबिंग की तो संभावना है सर, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें अभी तो मतलब प्रमोट नहीं हुआ है हमारा एरिया, तो धीरे धीरे अब प्रमोट होगा। जैसे हम लोग थोड़ा बहुत करेंगे तो फिर आगे को थोड़ा बहुत हाईलाइट हो गया जो भी होगा, तो फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया के थ्रू कहीं भी मतलब होगा तो उसके आगे हम काम करेंगे। पहला दल है इंडिया का जिसने ये छिपिडांग का सबमिट किया है, तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, क्योंकि इन्होंने पहली बार अब लोगों के संज्ञान में भी आया होगा, देश में या विदेश में भी।
उत्तराखंड में पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से अटकी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है और इसके लिए आने वाले सप्ताह में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस भर्ती परीक्षा को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा। उत्तराखंड में पिछली पुलिस भर्ती 2016 में हुई थी। मामले में डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे युवाओं को लाभ मिलेगा। कांस्टेबल भर्ती के तहत 785 पद जिला पुलिस, 291 पद पीएसी, आईआरबी और 291 पद पर फायरमैन की जो है वो नियुक्ति होगी। इसके अलावा 445 पदों पर महिलाओं को भर्ती किया जाएगा। पुलिस विभाग में कुल 1521 पदों पर भर्ती होनी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।